किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव है वो भी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ प्रगतिशील किसान भाइयों के भी अनुभव आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विनय कुमार यादव, उप निदेशक उद्यान, झांसी मंडल झांसी। सर, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि खेती के साथ साथ हमारे जब किसान भाई उद्यानिक फसलें लगाते हैं तो बात करते हैं कि बुंदेलखंड में ऐसी कौन कौन सी औद्यानिक फसलें हैं जिनको किसान लगाकर अच्छा पैसा कमा सकता है और अपनी इनकम बढ़ा सकता है। बुंदेलखंड की अगर बात हम करें तो बुंदेलखंड की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं या यहाँ की जो क्लाइमेट है, बहुत सारी फसलों के लिए प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारी संभावनाएं लेकर आती है। बुंदेलखंड की यही विपरीत परिस्थितियां, ढलुआ ज़मीन, ऊंची नीची ज़मीनें और बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरह की जो यहाँ की बांगड़, राकड़ और पड़ुआ मिट्टियाँ हैं, ये निश्चित रूप से कुछ फसलों के लिए भले प्रतिकूल हों, लेकिन बहुत सारी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, जो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सकती हैं। अगर हम बागवानी की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ हम लोग अनार की खेती, एप्पल बेर की खेती, नींबू वर्गीय सभी फसलों की खेती कर सकते हैं, जैसे मौसमी है, किन्नू है, नींबू है, डेजी है, संतरा है। इस पे बहुत अच्छा यहाँ की क्लाइमेट है। उसी तरह से आप शरीफा कर सकते हैं। अंजीर का परिणाम यहाँ बहुत अच्छा रहा है, तो हम लोग ये सारी फसलें, कैथा है, कमरक है, ये बाग के रूप में हम इन फसलों को लगा सकते हैं। और इसी निश्चित रूप से इसमें अगर हम लाभ की बात देखें तो हमारी कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें जो परंपरागत फसलें यहाँ से हो रही हैं उनका लगभग 5 से लेकर 10 गुना तक ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे हम अनार की बात करें तो अनार की बात करेंगे लगभग 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का शुद्ध लाभ किसानों को होता है। इसी तरह से एप्पल बेर की बात करें तो उसमें भी लगभग 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ होता है। हम पपीता की बात करें, पपीता के लिए यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है और पपीता में 10 से 12 लाख रुपए पर हेक्टेयर किसानों को शुद्ध लाभ होता है। तो इन फसलों को करने की ज़रूरत है और इन फसलों को करने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत अनुदान मिलता है। साथ ही साथ हमने इन बागों के विस्तार के लिए, चूंकि यहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी है और बुंदेलखंड में इतनी संभावना है कि इन फसलों की, जिन फसलों की हम चर्चा किए हैं, न केवल अपने प्रदेश की बल्कि देश की मांग को पूरा करने की क्षमता बुंदेलखंड में है। और हम इसको निश्चित रूप से इन फसलों का अगर उत्पादन करें तो एक्सपोर्ट करके अच्छा मूल्य कमा सकते हैं और उसमें अगर प्रसंस्करण करें तो और अच्छा, मतलब 5 से 10 गुना लाभ तो केवल उत्पादन में होता है और यदि प्रसंस्करण किया जाए तो 2 से 3 गुना लाभ और बढ़ जाता है। तो हमें इस फसलों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि इनको उगाया जाए और इसीलिए हमने इसको फलों के विस्तार के लिए हमने एक कार्य योजना बुंदेलखंड औद्यानिक विकास योजना के नाम से निदेशालय को भेज रखी है, जिसपे चर्चा चल रही, हो सकता है वो सैंक्शन हो। तो उसमें हम लोगों ने इनकी जो वास्तविक लागत है उस पर 90% किसानों को अनुदान देने की बात कर रहे हैं पहले वर्ष, जो उसके लगाने का खर्च है। उसी तरह से दूसरे और तीसरे वर्ष उसमें हम लोग 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति माह हम लोग उसके मेंटेनेंस के लिए देंगे, ताकि 3 साल में हमारी बाग अच्छे से लग जाए और किसानों को लाभ होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई फसलों की बात के बुंदेलखंड में अनार है, अंजीर है, एप्पल बेर है, पपीता है, इन सारी फसलें की जानकारी आपने दी। अनार की जो आपने बात की है कि इस समय अगर हमारा किसान भाई अनार लगाना चाहता है या अनार की खेती करना चाहता है तो वो स्पेसिंग क्या रखे, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखे, लाइन से लाइन की दूरी क्या रखे, और इसमें जो अच्छी प्रजातियां हैं बुंदेलखंड में जो मान करती हैं वो कौन कौन सी हैं? अनार को 3 गुणे 4 मीटर की स्पेसिंग पे लगाया जाए तो ये बेहतर रहेगा। और इसमें जो सबसे अच्छी वैरायटी है, आप भगवा और सुपर भगवा साथ में मृदुला का रोपण करें, यही अच्छी होती है और मार्केट में इसी की डिमांड होती है। जिसका लाल दाना होता है उसी को लोग पसंद करते हैं। तो तीनों वैरायटियाँ हमारी लाल दाने वाली हैं, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो होगी प्रजातियाँ। अब हम बात करें कि हमारा जब किसान भाई इसको लगाता है तो इसमें कौन कौन से कीट और रोग आते हैं? लगाने के समय कीट इसमें नहीं आते हैं, ये फ्रूटिंग के समय आता है। तो अभी तो रोपण का समय है तो रोपण करें। फ्रूटिंग के समय कैटरपिलर की समस्या होती है, तो उससे निजात करने के लिए उस समय उसकी चर्चा की जाएगी। ये तो अनार की होगी। अब आपने एक बात कही थी एप्पल बेर, ये एप्पल बेर क्या है? यही बेर है या अलग से कोई ऐसा बेर है? ये आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि बड़ी बड़ी साइज की बेरें मिलती हैं या सेब के आकार की बेरें मिलती हैं, सेब की तरह का उनका रंग होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी आकार की बेर है, यही इस बेरों से थोड़ा बेहतर होती है, उसका स्वाद अच्छा होता है और इसमें जूस ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से प्रसंस्करण में भी काम आता है।
और इसकी 2 वैरायटियां, जो एक बाऊ वैरायटी है जो थाईलैंड की है, उसको हरे एप्पल बेर के रूप में, और कश्मीरी एप्पल बेर जो रेड एप्पल बेर के रूप में जो सेब की तरह होती है, इसको अगर किसान भाई करें तो निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रॉफिट होगा। और बुंदेलखंड के लिए इससे अनुकूल कोई फसल नहीं है, और ये फसल दूसरे साल से ही आपको अच्छा उत्पादन देने लगेगी। आप अगर इस साल अभी रोपण करते हैं तो इस साल भी प्रति पौधे इसमें आपको 1-1.5 किलो फल आएगा, लेकिन तीसरे साल से पूरी क्षमता के साथ आपको लगभग 70 से 80 किलो 1 कुंटल तक फल आता है। तो ये बहुत अच्छा, और 3x3 के स्पेसिंग पे हम लोग लगाते हैं तो लगभग 1100 पौधे 1 हेक्टेयर में आते हैं। तो ये सभी फसलों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फसल है, इसको किसान भाई अपनाएं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कि 3 गुणे 4 पे हमारे किसान भाई लगा लेंगे। बात आती है पौधे कहाँ से मिलें, इसके लिए संपर्क कहाँ करें? इसमें जो पौधे, एक तो बहुत सारी सरकारी नर्सरियां हैं, और कलकत्ता में एप्पल बेर का काफ़ी अच्छा काम है, तो वहाँ से हम लोग पौधे वहीं से मंगा के किसानों को वितरित करते हैं। पौधे की लगभग कीमत क्या होगी अगर हमारा किसान भाई लेने जाए? एप्पल बेर में लगभग आपको 40 से 45 रुपए हरी वाली रेड एप्पल बेर है, कश्मीरी एप्पल बेर है, और लगभग 45 से 50 रुपए का एक पौधा आपको पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें रोगराई भी नहीं आता है, कोई कीट भी नहीं लगता है, और हमारा किसान भाई अच्छे से कर लेगा, और बुंदेलखंड के लिए सुइटेबल भी है। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए कि अब कोई ऐसी नई तकनीक है उद्यान लगाने के लिए जिसमें उसका प्रयोग करके और भी अच्छा उत्पादन बढ़ा सके हमारा किसान भाई? ये तो बागों की बात हो गई। हम लोग नई टेक्नोलॉजी की बात, मेन जो सब्जी उत्पादन और उसमें होता है, जैसे आप पपीते की बात करें, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आई उसमें पॉली हाउस के अंतर्गत इन सबों का, मौसमी का, कीनू का, पपीते का, संतरे का, इनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन वो किसान भाइयों के लिए वो इतना उस पर प्रीफर करना, क्योंकि वो महंगी तकनीक है। लेकिन फिर भी अगर आप सब्जी, फूल और इसमें उत्पादन का काम करते हैं, चूँकि बहुत सारे सब्जियों के लिए बुंदेलखंड की जलवायु बहुत अनुकूल है, और उस पर हमको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे खरीफ प्याज की बात करें, सामान्यतः ये देखा जाता है कि खरीफ प्याज की कीमत अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में हर साल बढ़ती है, और खरीफ प्याज जो यहाँ की ऊंची नीची जमीनें हैं, वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत अनुकूल है। तो खरीफ का प्याज का अगर उत्पादन किसान भाई करें तो निश्चित रूप से उन फसलों की अपेक्षा ज्यादा, जो हमारी रबी की प्याज की फसल है, उससे लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। इसी तरह से टमाटर के लिए यहाँ की जलवायु बहुत उपयुक्त है। तो टमाटर के लिए हमको जो ध्यान देने की बात, जो टेक्नोलॉजी की बात है, कि उसको स्टेकिंग पद्धति के माध्यम से अगर टमाटर की खेती की जाए तो निश्चित रूप से किसानों को परंपरागत रूप से जो जमीन पे फैला के करते हैं, तो उससे गुणवत्ता अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा और रेट अच्छा मिलेगा, तो उनको अच्छा लाभ होगा। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहें? बुंदेलखंड में किसान भाई निश्चित रूप से औद्यानिक फसलों की तरफ आएं। अगर हम आंकड़े देखें तो पूरे देश में अगर हमारा जो औद्यानिक फसलों का आंकड़ा लगभग 11% के आसपास है, और जो कृषि जीडीपी में उद्यान का योगदान है लगभग 30% के आसपास है। तो ये तो स्वतः सिद्ध है कि अगर आप केवल औद्यानिक फसलें करने लगे तो आपकी आय 2 गुना नहीं, लगभग 3 गुना हो जाएगी। इस आंकड़े से प्रमाणित होता है। और निश्चित रूप से किसान भाई औद्यानिक फसलों को करें, एक संतुलन बना के करें, जो हमारा एक आवर्तनशील खेती का माध्यम है, जो मॉडल है कि इसमें हम लोग अपने खेत को 3 भाग में बांट के, एक भाग में कृषि, एक भाग में पशुपालन, एक भाग में औद्यानिक फसलें करते हैं, तो उससे एक संतुलन बना रहेगा। हमको मिक्स्ड फार्मिंग की बात करनी है, केवल न तो कृषि से हमारा काम चलना, न केवल अगर उद्यान किया जाएगा तब भी हमको सबको लेके चलना है। और निश्चित रूप से किसान भाई अपने इस तरह से करें कि अपने मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखते हुए IPM INM का प्रयोग करके, और अपने सभी जो फसलों के अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिलाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और एक इस तरह से जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार प्रोडक्शन करें। और निश्चित रूप से बुंदेलखंड में अगर 50% किसान औद्यानिक फसलों की खेती करते हैं, तो जो आज हमारा GDP में बुंदेलखंड का योगदान है वो लगभग 5 से 6 गुना कृषि GDP में योगदान बढ़ जाएगा। और अगर 50% हम लोग औद्यानिक फसलों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात है, उसमें हमारा बुंदेलखंड अधिकतम योगदान दे पाएगा। सर, आपने जानकारी दी और किसानों को सलाह दी कि खेती में डाइवर्सिफिकेशन करें, खेती में विविधीकरण अपनाएं, तभी निश्चित है कि लाभ उनको होगा। आप स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।